हेलो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एससीएमपी के लिए, आपके एससीएमपी के लिए मैं एक बूस्ट लेके आया हूँ। क्या बूस्ट लाया सर? केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है एग्जाम में। मैं आपको बताता हूँ, दो तीन हम केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में केस स्टडीज हमें कैसे सॉल्व करनी है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सर कितने बज रहे हैं अभी? रात के बज रहे हैं 1 और हम करेंगे मेहनत। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने आपका एक केस स्टडी डाइजेस्ट का है। ये केस स्टडी डाइजेस्ट का केस सिनेरियो नंबर 8। सपोज यही एग्जाम में आ गया, ठीक है ना, यही एग्जाम में आ गया केस सिनेरियो 8। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप जाओगे नीचे जहां पे इसके क्वेश्चंस दिए होते हैं। कहां पे जाओगे? जहां पे नीचे क्वेश्चंस दिए हो। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, रिक्वायर्ड में क्या दिया हुआ है। जब आप रिक्वायर्ड को पढ़ोगे ना, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्वेश्चन किस रेस्पेक्ट में, किस टॉपिक के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तो आपका दिमाग चलने लगेगा कि हाँ मुझे उस टॉपिक में सोचना है। तो जब आप केस स्टडी को बाद में रीड करोगे ना, तो आपको आइडिया आएगा चीजों का, और आपको केस स्टडी का सॉल्व करने के राह मिल जाएगी कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ था? recommend ways to bring a turn around in the reporting framework and go extra miles to do something sustainable for the environment। एक तो देखो दो टाइप के रिक्वायर्ड होते हैं क्वेश्चन, मैंने देखा जाता है किस स्टडी डाइजेस्ट में, कि एक में तो सिंपल बता देगा कि कौन सा आपको मेथड लगाना है, सिंपल सॉल्विंग, और एक में हिडन मैसेज होगा। एक में क्या होगा? हिडन मैसेज, कि आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि आपको क्या लगाना है। इसमें सिंपल सॉल्विंग में तो डायरेक्टली बता देगा, जैसे जस्ट इन टाइम लगाना है या कोई और टेक्निक लगानी है, नॉर्मली बता देगा। और एक हिडन मैसेज में क्या होगा? आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपनी एनालिटिकल स्किल लगानी पड़ेगी कि हाँ इसमें क्या लगना चाहिए। आई होप कि आपको एग्जाम में सिंपल सॉल्विंग मिले। हिडन सॉल्विंग मिलेगा तो वो भी हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ था सस्टेनेबल फॉर एनवायरमेंट। अब आपको होता है सस्टेनेबल किस में आता है? ट्रिपल लाइन बॉटम लाइन अप्रोच में, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच में, उसी में आता है सस्टेनेबिलिटी वगैरह वाली बात। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा उसके रेस्पेक्ट में। इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें डायरेक्ट हो जाता है। तो जैसे ये वाली केस स्टडी थी, तो इसमें सस्टेनेबल के बारे में सोचना पड़ा कि ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच लगेगी। फिर आपको केस स्टडी पढ़नी कैसे है? देखो मैं जब एग्जाम देता था तो मैं क्या करता था, केस स्टडी को फटाफट पढ़ता था ऊपर ऊपर से। फिर बाद में जब मेन आंसर करने बैठता था, पहले 15 मिनट की बात बता रहा हूँ, फटाफट पढ़ लेता था। फिर उसके बाद मैं देखता था कि मेन लाइंस कहाँ है। जैसे कि मैं पढ़ता था फैशन इंडस्ट्री है प्रपोज्ड मोर देन एनी अदर इंडस्ट्री एंड कीप इट फॉलोइंग, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे को। ऑलमोस्ट ऑल बीइंग सोल्ड इन टाइम, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट जेन इनटू द फैशन इंडस्ट्री सिचुएटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ देशीपुर हैड सेवरल टेक्सटाइल प्लांट्स। तो ऐसे करके आप फटाफट फटाफट रीड कर लो, आपके माइंड में आता जाएगा। एग्जाम पॉइंट जब पेपर आएगा तो साइड में लिख दो, पेपर के साइड में लिख लो, पेपर साइड में लिख लो। और जो आपको मेन लाइन लगे अंडरलाइन कर दो। मेन लाइन को क्या करो? अंडरलाइन। तो जब आप आंसर लिखने जाओगे तो आपको पता होगा कि आपकी कौन सी लाइन है जो आपके लिए आंसर में काम कर सकती है। तो ऐसे करके आपको आंसर बनाना होता है दोस्तों, इसका एससीएमपी की केस स्टडीज का। तो यही है इसमें सारा, इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। जो भी आपको मेन लाइन लगे उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, उसको आपको लिखनी रहती है। और सर आपको जैसे कि आंसर में पता चल गया कि आपको कौन सी टेक्निक लगानी है, टेक्निक पता चल गई पहले, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? आप पहले उस टेक्निक को बताओ, नॉलेज दो उस टेक्निक के बारे में। किसको? एग्जामिनर को। किस टेक्निक में है क्या आपको पता है उस टेक्निक में क्या है? तो वो चीज आपको पहले बतानी है, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो मेरा मानना तो ये, आप जितना ज्यादा लिखोगे उसमें, जितना एक्यूरेट लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप कम से कम जितना ज्यादा मैक्सिमम उससे रिलेटेड भी लिख सकते हो, उतने ज्यादा मार्क्स तो लेने की कोशिश करो। गलत होता है मैं मानता हूं, लेकिन जितने ज्यादा आप कोशिश कर सको उतना तो करो दोस्तों। बेस्ट देना हमारा काम है, फिर उस बेस्ट में से कितना मिलेगा वो हमारा काम नहीं है। तो बस इसमें जैसे कि ट्रिपल लाइन पहले सस्टेनेबिलिटी के बारे में बता दिया, फिर ट्रिपल लाइन बॉटम लाइन अप्रोच आया तो उसके बारे में पूरा बता दिया। ये देखो, फिर उसके बारे में पूरा बता दिया कौन कौन से पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए, ऐसे करके। उसके रेस्पेक्ट में कौन कौन सी, ये तो केस स्टडी की क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है ना उतना ज्यादा आपको आसान हो जाता है। मैंने देखा है कुछ टीचर्स का कि उन्होंने समरी बना रखी है, तो आप उनको भी रीड कर सकते हो। सी ए धीरज मोदी सर है शायद, मैंने उनकी पढ़ी थी अपने टाइम पे, तो जहां तक मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ। तो आप उनका ढूंढ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, कहाँ पे है, उनको भी रीड कर सकते हो। उनका अच्छा था कंपाइलर, मैंने देखा था, मैं उसको रीड कर गया था। मेरे पे भी सच बताऊं मैंने भी नहीं कर पाया था, मेरे पास भी टाइम नहीं मिला था एग्जाम तक करने का।
और हर बच्चे के पास नहीं होता, मैं जानता हूँ, मेरे जैसे ही सब, बाकी सब भी है ना, सब पे टाइम नहीं होता करने का। मैं भी वो रीड करके चला गया था, एग्जाम में एज सच कुछ नहीं आया था, मतलब मेरे टाइम पे तो जब मैंने क्लियर किया था तो मतलब पेपर आसान था, ज्यादा कठिन नहीं था, तो इस वजह से आई वॉज एबल टू टैकल दैट एग्जाम। अब वो किस्मत की बात है दोस्तों, और उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब कठिन भी आ जाए तो उसमें तो हमारा करना भी होता सॉल्व। वैसे तो मेरे लिए ऑडिट कठिन आया था, तो अब समझ लो ऑडिट क्या चीज़ है तुम्हारे लिए। मी 23 में अगर आया था तो वैसे करके हमारे को पूरा इतना बड़ा नहीं लिखना होता है जितना ICAI ने लिखा है, 4-4 पेज का। 4 पेजेस का नहीं लिखना होता है, केवल 1 पेज का भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, 1 पेज का लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक तो आपको बता दिया हिडन मैसेज वाला केस स्टडी। अब एक मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट केस स्टडी जो आती है, जिसमें रिक्वायर्ड में आपको डायरेक्टली गिवन होगा। जैसे केस नंबर 9 है, इसमें शायद डायरेक्ट का ही दिया हुआ है, देखो इसमें डायरेक्ट है। एडवाइस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S, ये तो हमारे को डायरेक्टली पता ही है 5S में क्या होता है, तो आपका माइंड उस हिसाब से 5S में वर्क करना चालू है। मेरे को जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, सस्टेन था शायद एक, और शॉर्ट था, हाँ सब देख के बता रहे हो आप। अब मुझे पढ़ा हुआ टाइम हो गया तो दोस्तों ये SCM भी तो वो याद नहीं करता है, ठीक है। तो 5S के हिसाब से फिर आपका माइंड चलेगा, जब आप की स्टडी पढ़ोगे तो आपको 5S समझ में आ जाएगा क्या है। उसमें पूछेगा कि शॉर्ट क्या है, शॉर्ट के लिए कौन सी लाइन लगेगी, रेड फ्लैग क्या है, उस सब के बारे में। सेट इन ऑर्डर था, हाँ बिल्कुल ठीक। और एक था शाइन के बारे में, बिल्कुल ठीक बात, याद आ रहा है चीजें अपने को धीरे धीरे। एक सस्टेन था, तो यही चीज ऐसे करके आपको केस स्टडी सॉल्व करनी होती है दोस्तों। समझ में आया केस स्टडी डाइजेस्ट का कैसे सॉल्व करना होता है, ऐसे सॉल्व करना होता है। एग्जाम में आप इस टेक्निक को फॉलो करो। और सबसे पहले मैं अभी भी बताता हूँ, SCM PE में क्या बिल्कुल थ्योरी पेपर आएगा। अब जो पहले बेस्ट क्वेश्चन जानते हो उसको सॉल्व करना, पहले बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसमें भी अंडरलाइन करना, टू द पॉइंट बात लिखना। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, टू द पॉइंट बात के ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कुछ भी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, टू द पॉइंट बात लिखना। और टू द पॉइंट में भी क्या करना, अंडरलाइन। और मान लो अगर प्रैक्टिकल ज्यादा आता है आपको, जो आपने बेस्ट क्वेश्चन ढूंढे उसमें प्रैक्टिकल सबसे अच्छा आता है, तो प्रैक्टिकल पहले अटेम्प्ट कर देना, प्रैक्टिकल पहले अटेम्प्ट कर देना अगर आपको अच्छे से आता है। जैसे सपोज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो पहले उसको अटेम्प्ट कर लेना। ये नहीं कि पहले थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिकल में तो अगर आपका सही है तो फुल मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो पहले प्रैक्टिकल कर लेना अगर आता है तो। टू द पॉइंट मार्क क्वेश्चन आंसर लिखना है, अंडरलाइन करना है सब कुछ, और 100 मार्क्स का पेपर लिखना है। ये कर लो ना मेरे दोस्तों, प्रॉमिस कर दो मुझे कि आप 100 मार्क्स का पेपर लिख लोगे, मैं गारंटी करता हूँ आपके 40% हमेशा आएंगे। किसी भी पेपर में बच्चा इतनी मेहनत हमेशा करके जाता है कि कम से कम 40 से 50% नंबर तो आराम से सिक्योर कर सकता है। तो आप 40% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने जब 100% पेपर लिखा, मेरे कभी भी 40 से कम तो नहीं है, 40 से कम नहीं है। एग्रीगेट वगैरह में भले ही मेरे रह जाते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो 40% मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बस यही चीज मेरे को आपको बतानी थी। बहुत बच्चों का वैसे यार सर केस स्टडीज कैसे सॉल्व करें, आप इस तरीके से सॉल्व करो। अभी भी टाइम है दोस्तों, परसों 9 को है ना आपका एग्जाम, 2 दिन है, 2.5 दिन है लगभग आप पे, तो आप आराम से कर सकते हो। 10 केस स्टडी खुद 1 घंटा लेके बैठो, 10 केस स्टडी पूरी सॉल्व करो दिल से। ये नहीं कि मेरे को बर्डन सा फील करके मत करो प्लीज, बर्डन सा फील करोगे आपको खुद स्ट्रेस आएगा, मन नहीं करेगा करने का। बर्डन मत करो, 1 घंटा लो, 10 केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करो। 10 भी आपने कर ली ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी कोई भी केस स्टडी जाएगा अब तो मैं देख लूंगा ऐसे। केवल 10 कर लो, मेरी बात मानो, 10 केस स्टडी आप सॉल्व करो खुद से, क्योंकि जिसको पढ़ना था अच्छे से पढ़ चुका है अब तक। एंड मौके पर रिवीजन में मानता हूँ इंपॉर्टेंट, लेकिन आप 10 केस स्टडी सॉल्व करो, ठीक है ना। जो जो करेगा समझ लो उसके 10 नंबर एक्स्ट्रा आने ही वाले हैं। मुझे बताना कोई भी दिक्कत आए, आई विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है ना दोस्तों। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कोई भी दिक्कत आए मुझे मैसेज कर देना।